क्वीन ऑफ हिल्स, रानी का जो स्वरूप है अब दासी की उसमें आ गया है। पहाड़ के पहाड़ कट रहे हैं, मसूरी को खोखला कर दिया गया, कमजोर हो रहा है। पर्यावरणविद सवाल उठाएं, लोग कहें कि भैया जंगल कट रहे हैं, देहरादून को बचाना है, हमने सहस्त्रधारा रोड चौड़ी की, पेड़ काटे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में पेड़ कटे, ऑल वेदर रोड में हजारों पेड़ कटे, अभी भी कट रहे हैं। तो सरकार कहती है कि जी ये तो राजनीति कर रहे हैं। कि ईश्वर ना करे कभी 6 से ऊपर हेक्टेयर का अगर कोई भूकंप आ गया, जो ये इमारतें मसूरी में खड़ी हैं तो भर भरा के ये गिरेंगे। एक तरफ तो माननीय मोदी जी का ये नारा है, मोदी जी के अभियान को बढ़ा रहे हैं कि एक वृक्ष माँ के नाम। पर्यावरण भारतीय जनता पार्टी का पर्यावरण प्रकोष्ठ है, लेकिन आप तो बीजेपी के पार्ट हैं, आप भीतर से सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। और आपकी आवाज क्या मंच पर आपने रखी क्योंकि आप सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं? आपकी आवाज को तो और जल्दी सुनना चाहिए सरकार। मसूरी में डीएफओ क्या कर रहे हैं? गहरी नींद में, लगता है उनके संरक्षण में सारी चोरी हो रही है। फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा है? लगता है उनके संरक्षण में सारी चोरी हो रही है। राजस्व विभाग क्या कर रहा है? लगता है वो मिले हुए हैं, आंखें मूंदे बैठे हैं, कह रहे कर लो कब्जा, कर लो कब्जा। और सभी दलों के नेता कार्यकर्ता मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? नेताओं का काम केवल ये नहीं है कि किसी इशू को रेस करके और 6 महीने बाद भूल जाना। चारा घोटाले की बात की आपने कहा कि भाई वहां तो चारा गया, यहाँ चारागाह गए, तो किसकी शय पर गए? फॉरेस्ट के अधिकारी कहाँ हैं? जरा आप प्रमुख सचिव वन से पूछिए कि आप सचिवालय में बैठकर कौन सी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? नेताओं ने, नौकरशाहों ने, अधिकारियों ने, जो सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए हैं। खाली इसके लिए इन्वॉल्व नहीं है, पूरा सिस्टम इज इन्वॉल्व, पूरा सिस्टम इज इन्वॉल्व। देहरादून के आसपास के इलाकों में क्या पर्यावरण का जो संतुलन है वो हम खोते जा रहे हैं। ये चर्चा लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब और मुद्दा इसलिए गरमा रहा है, उठ रहा है, क्योंकि जो राजनेता अलग अलग दलों में भी अगर रहकर काम कर रहे हैं तो वो अब खुलकर एक विषय ऐसा है पर्यावरण का जिस पर खुलकर बात करनी उन्होंने शुरू कर दी है। और पिछले दिनों हमने देखा निकाय चुनाव के दौरान भी पर्यावरण का मुद्दा उठा। जो मेयर प्रत्याशी थे उनके सामने सवाल भी इस तरह के पहुंचे कि क्या हम देहरादून के इर्द गिर्द, देहरादून में क्या जो वृक्ष हैं, जो जंगल के छोटे छोटे पैचेज बचे हैं, क्या हम उन्हें बचा पा रहे हैं? आने वाले समय में ये खतरा हो सकता है। इन दिनों राज्य आंदोलनकारी कह लीजिए, 1994 से छात्र आंदोलन से जुड़े बीजेपी नेता वर्तमान में हैं, लेकिन जनता की समस्या, लोगों की समस्या उठाने के लिए मुखरता से बोलने के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जुगरान इस समय मेरे साथ हैं। अभी आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा, ये लगातार मसूरी और देहरादून के बीच का जो ये पूरा इलाका है, उसमें शायद ही कोई जंगल बचा, कोई गांव बचा, कोई रास्ता बचा, कोई नाला खाला बचा जहां आप गए नहीं। और आपने केवल एक मुद्दा उठाया कि जो वन भूमि है उस पर अतिक्रमण हो रहा है और इसमें क्या अधिकारियों की संलिप्तता है और कैसे हम अपना पर्यावरण खोते जा रहे हैं और आने वाले समय में कितना खतरा हमारे सामने खड़ा होने जा रहा है। तो जुगरान जी, क्या जमीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, 1 महीने में हम लोग हर ऑल्टरनेट डे पर 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जो रिमोट एरियाज़ हैं, मसूरी को टच करते हुए एरियाज़, मसूरी के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लिंक मार्ग हैं, इन सब पे हमने भ्रमण किया। ग्रामीणों से भी बात करी, अपना इनपुट भी लिया, मौका मुआयना भी किया, फैक्चुअल पोजीशन भी देखी। देखिए क्या है, ये जो वन संपदा है, ये जो भूमि है, चाहे वो सरकारी भूमि हो, वन भूमि हो, चारागाह की भूमि हो, नाले खाले हो या जंगल हो, ये राष्ट्रीय संपदा है, ये राज्य की संपदा है। और अगर थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की भी एक तरीके से संपदा है। हमारे साथ ही लगा है नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका। तो हमारा सब का जो है वो साझा पर्यावरण का जो असर है, विपरीत है, अनुकूल है, अनुरूप है, वो सब पे पड़ता है। और हम हिमालय में रह रहे हैं और हिमालय आज भी अपने बनने की प्रक्रिया में है। दुनिया का सबसे यंग माउंटेन,
सबसे जवान जो है पर्वत वो हिमालय है, और हिमालय अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। कहीं हिमालय के अंदर हार्ड रॉक्स हैं, कहीं थोड़ा रॉक्स है, और कहीं भुरभुरी चट्टानें हैं जो पिछले हज़ारों वर्षों में बन के आई हैं। यानी कि हार्ड रॉक, रॉक और भुरभुरी चट्टान। अगर भुरभुरी चट्टान पे बहुत कटान, बहुत निर्माण, जैसे कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है, कुछ एक इलाकों को छोड़ के, तो हम उसका जो है अगर अवैज्ञानिक दोहन करते हैं तो उसके बहुत विपरीत और साइड इफ़ेक्ट्स हमको होते हैं। तो मैंने जो पाया है 1989 में इको सेंसिटिव जोन का, इको सेंसिटिव जोन दून वैली को, दून घाटी को डिक्लेयर किया गया। देहरादून और मसूरी या दून घाटी की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए। उससे पहले जो मसूरी में लाइमस्टोन का खदान होता था, चूने का, चूना पत्थर का, आदि आदि का, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने और तत्कालीन सरकार ने बैन लगाया। ठीक, ये एक चरण हुआ। जब मसूरी की पर्वत श्रृंखलाएं बिल्कुल वृक्ष विहीन हो गई थी, जंगल विहीन हो गई थी और सफ़ेद चट्टानें दिखती थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया आज से 20 साल, 22 साल, 24 साल पहले, इसमें सघन वृक्षारोपण करना है। और आर्मी ने मोर्चा संभाला और हमारे जवान और अफसर्स, इको टास्क फोर्स ने उस बंजर भूमि को, बंजर चट्टाने को, जंगल विहीन एरिया को धीरे 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 प्लांटेशन करके, वृक्षारोपण करके हरा भरा किया, और एक तरीके से दून घाटी का जो पर्यावरण है फिर पुराने स्वरूप में आने लगा। लेकिन हम विशेषकर इन 20 वर्षों से देख रहे हैं राज्य निर्माण के बाद, क्योंकि ये राजधानी बनी, ज़मीनों के भाव आसमान छूने लगे। 1 रुपये की चीज़ जो है 100 रुपये में बिकने लगी, और 100 रुपये की 1000 की, और 1000 की लाखों में, और लाखों की करोड़ों में। तो सारा तंत्र सक्रिय हो गया। नेता, अधिकारी, नौकरशाह, पूंजीपति, जनप्रतिनिधि, पूरा सिस्टम जो है उन जमीनों को कब्जाने में, हथियाने में, अब वो चाहे वन भूमि हो, चाहे वो चारागाह की भूमि हो, जिसको क्योंकि यहाँ बंदोबस्त कई इलाकों में नहीं हुआ है और पूरा खाली पड़ा है। बंदोबस्त ना होने के कारण असमंजसता है, यानी छिद्र हैं, होल्स हैं। तो हमने पाया 1 महीने के अंदर इस मसूरी के 20 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह जो चारागाह की भूमि है, जो चुगान के लिए, डंगरों के लिए है, वो भी जो है कब्जा के दस्तावेजों में हेरा फेरी करके वहाँ प्लॉटिंग हो रही है। पहाड़ के पहाड़ कट रहे हैं। मसूरी को खोखला कर दिया गया, कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि मसूरी की तलहटी, मसूरी जो नगर है, माल रोड है, वहाँ से 20 किलोमीटर नीचे जब आए तो मसूरी की तलहटी है। तलहटी पे वार हुआ और होते होते अब तो कोलू खेत तक जो है वो पहाड़ कटान चल रहा है। बुनियाद एक तरह से बुनियाद खोखली कर दी। जबकि दून घाटी और मसूरी इको सेंसिटिव जोन में आते हैं, अर्थक्वेक जोन में आते हैं, फॉल्ट लाइन है। इसके नीचे से 50 किलोमीटर नीचे या 30 किलोमीटर नीचे जो है फॉल्ट लाइन है। अब तो जोन 6 घोषित कर दिया। जोन 6 हो गया। कितनी खतरनाक और भयावह तस्वीर है कि ईश्वर ना करे कभी 6 से ऊपर हेक्टेयर का अगर कोई भूकंप आ गया। जो ये इमारतें मसूरी में खड़ी हैं और देहरादून से और मसूरी के रास्ते पे खड़ी हैं, पैसिफिक मॉल या डाइवर्जन से शुरू हो जाइए तो 6-6, 7-7 मंजिला इमारत नाले और खालों के ऊपर खड़ी हुई हैं। नालों और खालों के ऊपर मिट्टी भरान कर करके खड़ी है। इतना भयावह, इतना मतलब दृश्य सामने आता है, ऐसी कोई स्थिति हो गई तो भर भरा के ये गिरेंगे, जान माल का कितना नुकसान होगा। इसके साथ ही आपकी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको समाप्त करते जा रहे हैं। नतीजन मसूरी में एसी चल रहे हैं, हिल स्टेशन है, मसूरी में पंखे तो 90 से चलने लग गए थे, अब एसी चल रहे हैं, कूलर चले हैं। तो स्थिति क्या होगी? अभी तो होटलों में ही एसी चल रहे हैं, आने वाले समय में जो वहाँ लोग रहते हैं उनके यहाँ भी एसी चलेंगे, जो दून में भी चल रहे हैं, हमने देखा। तो हमने ये पाया कि मसूरी क्षेत्र के अंदर
क्योंकि हम मसूरी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि मसूरी उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, मसूरी हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, मसूरी विश्व विख्यात है। अंग्रेज़ों के ज़माने में मसूरी के अंदर 15-15, 16-16 देशों की एम्बेसीज हुआ करती थी, उनके राजदूत यहाँ बैठा करते थे। उनके अवशेष आज भी आपको कैमल्स बैक रोड में मिल जाएंगे। और जो 80+ लोग हैं या हिस्टोरियन हैं जिनका इतिहास में इंटरेस्ट है, आप उनसे पूछेंगे तो पूरा हिस्ट्री आपको खंगाल के बता देंगे कि मसूरी के अंदर एम्बेसीज होती थी, राजदूत बैठते थे। तो मसूरी विश्व विख्यात है। बिल्कुल, मसूरी है, नैनीताल है, अंग्रेजों ने बसाया, उसे छोटी विलायत भी उन्हें कहा जाता था। छोटी विलायत कहा जाता था। और एक जमाने में ब्रिटिश पीरियड में कलकत्ता, न्यू दिल्ली, फिर मसूरी भी उनके समकक्ष होता था अंग्रेजों के साम्राज्य में। और मसूरी के अंदर 200 से बड़ी स्टेट्स हैं राजे रजवाड़ों की। क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि मसूरी एक हिल स्टेशन था जो राजे रजवाड़े जो हैं या अमीर लोग, धनाढ्य लोग जो हैं, वहाँ ज़मीन खरीद कर गर्मियों में वहाँ आराम से रहते थे। और इसके पीछे एक कहानी और भी है। दून घाटी और मसूरी के अंदर अंग्रेज़ जो हैं, जो राजाओं के राज को कब्जा लेते थे, तो क्या करते थे? राजाओं के साथ ट्रीटी करते थे, कहते थे ठीक है ये राज हम चलाएंगे, और राजा को बैठा देते थे। लेकिन उनके परिवार का कोई भाई, कोई बेटा या भतीजा, उसको कह देते थे देहरादून या मसूरी में ये हमने रजवाड़ा तुमको दे दिया, उसको कैप्टिव रख लेते थे, यानी उसको अपनी कैद में रख लेते थे। और ये कहते थे चलाओ भाई यहाँ राजकाज करो, यहाँ मौज मस्ती लो, और अगर कोई बात हो जाए, अगर जो राज्य उनके कब्जाए हुए हैं वहाँ कोई लड़ाई मारदाड़ हो जाए, तो डराते थे कि तुम्हारा बेटा या भाई हमारे कब्जे में। इस कारण भी मसूरी में जो है 200 स्टेट्स बनी। देहरादून के अंदर भी लगभग 60-70 स्टेट्स यहाँ रही है। तो हम जो है इस खूबसूरत बांज, बुरांस, देवदार, स्थानीय प्रजाति के जो वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, उनको बर्बाद करने की होड़ सी लगी हुई है। और इस होड़ में, इस आपाधापी में, इस कब्जाने की या कह लो नोचने की, अरे एक तरफ तो माननीय मोदी जी का ये नारा है, हम मोदी जी के अभियान को बढ़ा रहे हैं कि एक वृक्ष माँ के नाम। पर्यावरण, भारतीय जनता पार्टी का पर्यावरण प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्यावरण के प्रति बहुत सेंसिटिव है। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ये देख रही है कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। और उत्तराखंड के अंदर और जगह भी ऐसा हो रहा होगा, पर जो मौका मुआयना हमने किया वो मसूरी के 20 किलोमीटर के दायरे में यही सब हो रहा है। स्थानीय लोग एक कमरे का मकान बनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा देते हैं, उनको परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन जो बिल्डर है, जो पूंजीपति है, जो माफिया है, जो सिस्टम के साथ मिला हुआ है सरकारी तंत्र से, मसूरी में डीएफओ क्या कर रहे हैं? गहरी नींद में, लगता है उनके संरक्षण में सारी चोरी हो रही है। फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा है? लगता है उनके संरक्षण में सारी चोरी हो रही है। राजस्व विभाग क्या कर रहा है? लगता है वो मिले हुए हैं, आंखें मूंदे बैठे हैं, कह रहे कर लो कब्जा, कर लो कब्जा। मसूरी के एसडीएम क्या कर रहे हैं? मसूरी नगर पालिका क्या कर रही है? तो ये सब सिलसिला चल रहा है। और सभी दलों के नेता, कार्यकर्ता मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? जब कोई मौन होता है तो इसका मतलब उसकी मौन स्वीकृति है, उसकी संलिप्तता है, उसकी मिलीभगत है। लेकिन किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। आपने प्रारंभ में ये कहा कि ये इशू बना, अरे इशू बनाना चाहिए, लेकिन इशू बना के चुनाव निपटने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। आपने अगर किसी मसले को आवाज़ उठाई है, रेस किया है, अगर आप गंभीर हैं, सिंसियर हैं, कमिटेड हैं, माटी के पुत्र हैं, माटी से प्यार करते हैं, धरती को अपनी माँ समझते हैं, और पेड़ पौधों और वृक्षों को आप जो है भगवान समझते हैं, प्रकृति को हम तो समझते आए हैं, हमारे पूर्वज समझते आए हैं। ये भारत की परंपरा है कि हम पीपल के पेड़ में जो है दिया बत्ती करते हैं, हम जो है नीम के पेड़ को आगे बढ़ाते हैं, हम तुलसी माता का जो है रोज़ जो है उनके गुणों के कारण जो है वहाँ दिया जलाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इश्यूज़ को रेस करना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए अंतिम लड़ाई तक, परिणाम आने तक जो है वो अड़े रहना चाहिए, भिड़े रहना चाहिए। डिफरेंट मंच हैं, गवर्नमेंट का मंच है, गवर्नर है, दुनिया भर की अथॉरिटीज़ हैं, एनजीटी है,
हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे रास्ते अपनाने चाहिए। नेताओं का काम केवल ये नहीं है कि किसी इशू को रेस करके और 6 महीने बाद भूल जाना। मुझको बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है कि हमारा जो उत्तराखंड है, जो ये देवभूमि है, ईश्वर ने, प्रकृति ने इसको इतना दिया है कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में इतनी संपदा, वन संपदा, बायोडाइवर्सिटी, जड़ी बूटी, ये एक तरह के तो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मिक्स है, हर तरह के आपको यहाँ मिलेंगे। बांझ हमारे पास है, जो बांझ पानी को समेटता है, संरक्षित करता है। इस इलाके में सारे नौले, खाले, स्रोत, झरने धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि कंक्रीट खड़ा हो गया है। एक सवाल है मेरा, आपने ये भी कहा कि चारा घोटाले की बात की आपने कहा कि भाई वहाँ तो चारा गया, यहाँ चारागाह गए, तो किसकी शय पर गए वो? देखिए, लालू यादव ने चारा घोटाला किया, कई बार वो जेल पे गए, कई बार जमानत हुई, ये हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है। चारे का घोटाला, यहाँ तो चारागाह, जहाँ चारा उगता है, पत्ती उगती है, डंगर और मवेशी उस चारे को चुगते हैं और उसकी जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की होती है। अब आप कह रहे हैं किसके संरक्षण में हुआ? ग्राम सभा से लेके और जो सबसे ऊपर के जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो सो रहे हैं? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? वर्तमान हो, पूर्व हो और पूर्व हो, सभी लोग क्या सो रहे हैं? क्या गहरी निंद्रा में हैं? या वो क्षेत्रों के भ्रमण पे नहीं जाते? उन्हें चिंता नहीं है पर्यावरण की? तो चारागाह की जमीनें, चारागाह की जमीनों से कितना खिलवाड़ हुआ कि मसूरी विधानसभा और इसके इर्द गिर्द में, मुझे लगता है और जगह भी ऐसा हो रहा होगा, चारागाह के चारागाह डकार गए। फॉरेस्ट के अधिकारी कहाँ हैं? जरा आप प्रमुख सचिव वन से पूछिए कि आप सचिवालय में बैठकर कौन सी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपके सचिवालय से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे की दूरी से चारागाह, फॉरेस्ट संपदा, वन संपदा, हॉफ से पूछिए, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट से पूछिए, गढ़वाल का जो बॉस है उनसे पूछिए, डीएफओ मसूरी से पूछिए, ये क्या करते हैं, रेंजर्स क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऊपर से संरक्षण मिल रहा है क्या? हमारे चारागाह, हमारे जब चारागाह नहीं रहेंगे तो डंगर पहले ही समाप्त हो रहे हैं, डंगर कौन पालेगा? तो हमने तो अभी रिसेंटली पूरे इलाके के भ्रमण में यही पाया है कि हमारी तो नींद हराम हो गई, आंखें जो हैं वो खुल गई पूरी तरह से। हम सुनते जरूर थे, लेकिन जब हमने मौके पे देखा तो ये क्यों हो रहा है? जितनी लिंक रोड्स बन रही हैं पीएमजीएसवाई या अन्य से, मैक्सिमम इसलिए बन रही हैं कि भूमाफियाओं ने, बिल्डर्स ने, पूंजीपतियों ने, नेताओं ने, नौकरशाहों ने, अधिकारियों ने, जो सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए हैं। अब उन पहाड़ों पर वन काट रहे हैं, अवैध तरीके से फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ प्लॉटिंग के धंधे करने हैं, इसलिए रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं, चौड़ी चौड़ी रोड्स बन रही हैं, इसलिए कि जो ज़मीन उन्होंने कौड़ियों के भाव खरीदी है अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से, नोटिफाइड लैंड, रिजर्व लैंड फॉरेस्ट की, उसके दाम बढ़े, शूट करें, उनको अपना धंधा करना है, वहाँ प्लॉटिंग हो, मकान बने, उसके बाद वो रफू चक्कर, कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं कि जिन जैसे देहरादून से मसूरी वो लंबी धार वाली जो रोड बन रही है, किलमाड़ी वाली जो बन रही है, वो या फिर कोई और लिंक रोड बन रही है, तो ये इसलिए बन रही है कि वो जो जिन लोगों ने वहाँ ज़मीनें खरीदी है, लोगों को ज़रूरत नहीं है इस समय रोड की? पर्टिकुलर किसी एक रोड के बारे में नहीं, मैक्सिमम लिंक रोड, मैक्सिमम 80% 70% लिंक रोड्स वहाँ बन रही है, जहाँ पहले से ही ज़मीनें खरीद ली गई अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से, दस्तावेजों में कूट रचित दस्तावेज खड़े कर कर, दस्तावेजों में हेर फेर कर कर वो ज़मीनें जो खरीद ले हैं, उसके भाव जो हैं, जो कौड़ियों के भाव हमने खरीदी, रुपये में खरीदी, और जो है हम 1000 रुपये में बेचने को आज उसको तैयार हैं और वो बिक जाएंगे। क्योंकि जो देहरादून से नीचे का जो हमारा मैदान में जो लोग रहते हैं, दिल्ली में है, एनसीआर में है, मेरठ में है, गाज़ियाबाद में है, हरियाणा में है, वो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो चाहते हैं
पर्वतों की गोद में कोई आशियाना मिल जाए, कोई रिजॉर्ट बन जाए, कोई होटल बन जाए, तो हम यहाँ अपना व्यापार भी कर लें और हमारे यहाँ घर भी हो जाएं। उनको इस बात का इतना ज्ञान नहीं है कि अगर वो पहाड़ों को काट के, जंगल काट के वहाँ आशियाने बसाएंगे तो वो स्वयं ही खतरों को आमंत्रण दे रहे हैं। मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, गत वर्ष और इससे पहले बादल फटने की घटनाएं सर्वाधिक जनपद देहरादून में मसूरी विधानसभा के इर्द गिर्द हुई है। जहां छोटे बादल फटते हैं और आबादी विहीन क्षेत्र है, उसका हल्ला नहीं मचता, लेकिन जहां थोड़ा बड़े बादल फटते हैं और आबादी क्षेत्र है तो हल्ला मच जाता है। तो बादल मैक्सिमम आबादी विहीन क्षेत्रों में फटे हैं, क्योंकि वहां पर पहाड़ का कटान हुआ, वृक्षों का कटान हुआ, जंगल का कटान हुआ, गर्मी हीट जो है उन पहाड़ों के अंदर गई और उनमें फिर जो है वहाँ जो भी एक प्रोसेस होता होगा, जो भी ये नेचुरल प्रोसेस है, वहाँ छोटे बड़े बादल फटे। खाला गांव में आप देखिए, खाला गांव में बादल फटा लास्ट ईयर, जो कि जंगल मंगल से ऊपर है, कुठाल गेट के पास है। क्यों फटा? 350 मीटर पहाड़ आपने जमीन दोष कर दिया, पूरा का पूरा काट दिया। और वहाँ प्लॉटिंग कैसे हो रही है? जैसे हम सीढ़ीदार हमारे खेत होते हैं ना, वैसे ही वहाँ एक पहाड़ काट के फिर पुश्ते लगा रहे हैं और सीढ़ीदार प्लॉटिंग उसमें हो रही है। फिर दूसरा पुश्ता चल रहा है, फिर सीढ़ीदार प्लॉटिंग, फिर तीसरा पुश्ता सीढ़ीदार। स्थिति ये है कि कोल्लू खेत तक पहुँच गए हैं वो, देहरादून से कोल्लू खेत तक। कोल्लू खेत से मसूरी एरियल डिस्टेंस में केवल 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, तो ये देहरादून से मसूरी तक पहुंचने वाले हैं। मसूरी के पहाड़ों को समतल करके काट काट के हम बहुत गंभीर हैं। हम किसी अफसर को, जिम्मेदार अधिकारी को बख्शने वाले नहीं हैं। सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी तक भी ले जाएंगे। विपक्ष सवाल उठाए, पर्यावरणविद सवाल उठाएं, लोग कहें कि भैया जंगल कट रहे हैं, देहरादून को बचाना है, हमने सहस्त्रधारा रोड चौड़ी की, पेड़ काटे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में पेड़ कटे, ऑल वेदर रोड में हजारों पेड़ कटे, अभी भी कट रहे हैं। तो सरकार कहती है कि जी ये तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप तो बीजेपी के पार्ट हैं, आप भीतर से सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। और आपकी आवाज़ क्या मंच पर आपने रखी? क्योंकि आप सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज़ को तो और जल्दी सुनना चाहिए सरकार को। देखिए भट्ट जी, आपने कहा ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड में अगर वृक्षों का पातन भी हुआ, या दिल्ली का जो एक्सप्रेस वे है उसमें अगर पातन भी हुआ, तो वो लैंड जो है गवर्नमेंट की लैंड थी। गवर्नमेंट ने अपनी लैंड पर लोगों को सुविधा देने के लिए, विकास करने के लिए ये सब कार्य किए हैं, लेकिन जनहित से जुड़े हुए इश्यूज हैं। हाँ, उस पर ये सवाल खड़ा, यहाँ उल्टा है। हाँ, जो आपने कहा उस पर सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या जितने वृक्ष कटे उतना वृक्षारोपण किया उसके बदले में या नहीं किया, ये तो सवाल हो सकता है, जो कि जायज़ है। लेकिन इसकी तुलना आप इससे नहीं कर सकते जो मैंने आपको प्रारंभ में सारा उल्लेख किया कि मसूरी विधानसभा के 20 किलोमीटर के दायरे में नोटिफाइड एरिया, फॉरेस्ट लैंड, रिजर्व लैंड, जहां खनन बंद हुआ, उस पूरे पहाड़ के पहाड़ काट दिए आपने, जंगल काट दिए आपने, वन संपदा काट दिया आपने, चारागाह आप खा गए। रिजॉर्ट बनाना जनहित नहीं हो सकता ना, किसी एक आदमी ने खरीद के बनाया। व्यक्ति, समूह, ग्रुप, माफिया का जो कॉकस है उसके हित में चोरी डकैती, दिन दहाड़े लूट हो, तो ये जनहित नहीं है। ये आपने जो ऑल वेदर रोड की बात कही, या देहरादून एक्सप्रेसवे की बात कही, या और परियोजनाएं की बात करी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संचालित कर रही है, वो जनहित में है, 100% जनहित में है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, लेकिन जो मैंने आपसे उल्लेख किया मसूरी क्षेत्र का, वो जो है जनहित में नहीं है, वो व्यक्तिगत हित में, समूह के हित में, माफिया कॉकस के हित में, सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं वो उसके हित में। इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। हम तो सनातन का शोर पिछले 15 वर्षों से, या ये कहिए कि सनातन के प्रति जागरूकता या सनातन के प्रति प्रचार या विश्वास में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो सनातन हमको प्रकृति की पूजा सिखाता है, धरती माँ को पोषित, पुष्पित, पल्लवित और संरक्षित करने की बात हमको करता है वन की। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही कह रही है। हमारे मोदी जी जो है लगातार जब भी वो इंटरेक्ट करते हैं मन की बात में या और मंचों पे, इंटरनेशनल फोरम पे या नेशनल फोरम पे, जब स्टेट आते हैं तो बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, संतुलित करना है, विकास और पर्यावरण में बैलेंस बनाना है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये किसी सत्ताधारी खाली इसके लिए इन्वॉल्व नहीं है,
पूरा सिस्टम इज इन्वॉल्व। सिस्टम के अंदर आप क्या कहते हैं, सिस्टम में क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ, ठीक हो गया ना, पंचायती राज व्यवस्था। और इसके साथ साथ जो है वो सारे लोग जो सिस्टम के अंग हैं, क्या वो मूक दर्शक बने हुए हैं? चलिए मसूरी का तो हम मान लेते हैं। नैनीताल में क्या हो रहा है? नैनीताल ताल को कितना बड़ा खतरा है कि वो ताल कब सूख जाएगा ना आपको पता है, ना मुझको पता है, ना क्या कहते हैं सरकार को पता है। क्योंकि नैनीताल के इर्द गिर्द के जो जल स्रोत थे, जो बांज, देवदार और बुरांस की पहाड़ियां थी, वो तो कट के प्लॉटिंग हो गई। लेकिन वहां हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी कोई रोक नहीं पाया इसको, हाई कोर्ट भी दोषियों को रगड़ नहीं पाया, हाई कोर्ट भी किसी को टांग नहीं पाया। मसूरी में एलबीएस एकेडमी भी है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो आईएएस एकेडमी है, वहाँ तो पूरे देश के आईएएस ट्रेनिंग लेने के लिए आते जाते रहते हैं, उनके कोर्सेज चलते रहते हैं। वो लोग भी जो है बहुत ज़्यादा, चलिए हम मान सकते हैं कि उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ आईएएस प्रशिक्षण ले, आईएएस ही तो देश को चला रहा है कि नहीं चला रहा है, आईएएस ही पॉलिसी मेकिंग में की रोल प्ले करता है। तो सब ने जो है, ऐसा है गांधी जी के 3 बंदर अगर हम बने रहेंगे तो ये जो मसूरी है, पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स, रानी का जो स्वरूप है अब दासी की उसमें आ गया है। अब हमको दासी को, जो हमारी मसूरी दासी के रूप में आ गई है, उसका श्रृंगार करना पड़ेगा ढंग से। और उस श्रृंगार के लिए ये सबसे पहले कटान रोकना पड़ेगा, फिर सघन वृक्षारोपण करना पड़ेगा, फिर इको टास्क फोर्स को लाना पड़ेगा, आम जनमानस, विद्यार्थियों को, सबको, किसान को, ग्रामीणों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप ये देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट है, जॉर्ज एवरेस्ट जो भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, उसके नीचे के इर्द गिर्द के इलाके में क्या हो रहा है? जॉर्ज एवरेस्ट से जो है वो हेलीकॉप्टर फ्लाई कैसे कर रहे हैं, विदाउट एनी एनओसी, विदाउट एनी परमिशन, वहाँ पे हेलीपैड कैसे बन गया? तो आप करना क्या चाहते हैं? हमारे को जो प्रकृति ने दिया है, हम कुछ नया तो बना नहीं पा रहे, उसको तो संजो के रखें, उसको तो बचा के रखें, विकास करिए आप। क्या ज़रूरत है मसूरी के अंदर कंक्रीट के निर्माण करने की और अवैध निर्माण करने की? तो हम जो है प्रकृति से संतुलन साध कर आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सीरियस है, हम उस मंच पर भी जाएंगे, उनके संज्ञान में भी लाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट का भी रुख करेंगे। आखिर हमको हिमालय को बचाना है, मसूरी को बचाना है। मसूरी तो एक सिंबल है, सिंबॉलिक है, मेन बात हिमालय की है, और पूरी हिमालयी श्रृंखला को हमको बचा के रखना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे रविंद्र जुगरान। देखिए, मसूरी और देहरादून के बीच ये आउटर का इलाका है और बहुत संवेदनशील है। पिछले 2 साल पहले देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए, लगातार बादल फटने की घटना देहरादून के इर्द गिर्द हुई। और जो पर्यावरणविद हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि अचानक से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो हीट अचानक से बढ़ रही है, क्या वो असंतुलित कर रही है और उससे वो तेज भारी बारिश होने की परिस्थिति बन जाती है। वो इसलिए क्योंकि जंगल लगातार देहरादून का ख़त्म हो रहा है, इर्द गिर्द जो बचा हुआ है। जनहित का मसला है, पेड़ कटे, बात समझ में आती है, लेकिन व्यक्तिगत हित के लिए, रिजॉर्ट और प्लॉटिंग करने के लिए और जबरन जो सड़कें जिनकी आवश्यकता नहीं है वो भी चौड़ी कर दी जा रही हैं और पेड़ काट दिए जाते हैं सैकड़ों, क्या उसकी ज़रूरत है? इसीलिए कहा यह जा रहा है कि विकास और विनाश दोनों साथ नहीं चल सकते, बीच का एक संतुलित रास्ता अपनाना पड़ेगा। और रविंद्र जुगरान चूँकि बीजेपी से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार को भी लिखूंगा और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, क्योंकि मसूरी के इर्द गिर्द उस आबो हवा को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।